चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हम पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा और इहो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिख दिए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज दिमाग से ऊपर जाएगा, पढ़ के एक बार देखो क्या है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस एक होता है वापस, देखो एक होता है वापस, एक होता है आपस। काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। आपस मतलब कोई भी चीज वापस कर देना, दे देना। ये होता है आपस मतलब जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। तो क्या सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं, है ना, जुड़ल, तथा इसी तरह दूसरे सिरे सभी आपस में जुड़े होते हैं। दिमाग से ऊपर गया। अब देखो फिगर से समझते हैं, अभी याद होगा। जैसे हम 3 गो प्रतिरोध लिए, मतलब रेसिस्टेंस, ये है पहला, और फिर दूसरा ये, और फिर ये तीसरा है। ये है R1 पहला रेसिस्टेंस, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, ये 3 प्रतिरोध है, 3 गो रेसिस्टेंस है। तीनों को जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B। 3 रेसिस्टेंस है, सभी का, इसका पहला सिरा ये है, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, है ना, सबका ये पहला सिरा है, पहला, और ये दूसरा सिरा सबका है कि नहीं? तो सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ेंगे और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, मीन्स पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। इसी का नाम है। अरे एक वो नाम नहीं रख देते, मोनू, सोनू, टोनू, कहते हैं नाम होता। तो ये अब परिभाषा देखो, काफी इजी है। तो क्या लिखेंगे? अगर ये नहीं याद होगा तो हम जो बोलते हैं वो लिख लिया करो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, अलग रहता है, याद होगा। तो क्या है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में लिख लेना। प्रतिरोधों के, अब ऐसा नहीं कि हम ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं, अस्थिर से बोल रहे हैं, कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, सबका पहला सिरा है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु से, तथा दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तथा दूसरा सिरा, सभी का दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। जैसे हम 3 को लगाए हैं, 4 को लगा सकते हैं, 5 को लगा सकते हैं, जग मुने उत्तर लगाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? फिर से एक बार बोल देते परिभाषा। देखो क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में, या प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में, सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु से, सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु से, तथा सभी का दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं, ऐसे आप सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। अब ध्यान से देखना, एक कर परिपथ कैसे बनाएंगे। जैसे 3 प्रतिरोध लिए थे इसमें भी, तो यहाँ पर लेते हैं 3 गो प्रतिरोध। पहला, ठीक है, पहला ये है, और दूसरा फिर ये है, और फिर तीसरा ये है। क्लियर? ये 3 गो लिए। अब तीनों को जोड़ेंगे एक बिंदु से। जैसे मान लो यहाँ पर जोड़ देते हैं तीनों को, ठीक है, और फिर इसको जोड़ेंगे एक अन्य दूसरे बिंदु से, यहां से जोड़ते हैं इसको, ये रहा। तो ये जो है पहला रेसिस्टेंस है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3 है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। अब इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। ये अब यहाँ पर हम लगाते हैं सूच कुंजी, ये लगा दिए के, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये हम बैटरी से जोड़ दिए, एक कुंजी है के।
अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो है इस सभी रेसिस्टेंस के ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब यहाँ से अगर हम करंट भेजते हैं धारा, तो यहाँ आएगा फिर धारा। अब यहाँ आने के बाद इसको 3 रास्ता मिल रहा है, ये धारा है। अब यहाँ से 3 रास्ता मिल रहा है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो ये पाइप है कि नहीं, ये पाइप है, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से, और फिर इधर से, और फिर इधर से, इसको 3 रास्ता है। अब यहाँ से अगर मान लो कि पानी हम भेजेंगे, तो यहाँ आने के बाद पानी को 3 रास्ता मिल रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि पानी यह रास्ता बोलेंगे ना हम यह से जाएंगे, या बोलेगा यह से जाएंगे, ये से जाएंगे। 3 रास्ता मिल रहा है, तो तीनों से जाएगा। कुछ पानी इधर से निकल जाएगा, कुछ पानी इधर से निकलेगा, कुछ पानी इधर से निकलेगा, क्योंकि रास्ता जो है अलग अलग है। ठीक है, तो पानी भी जाएगा अलग अलग जाएगा। हो सकता है किसी में पानी ज्यादा चल जाए, हो सकता है किसी में पानी कम चल जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक, तो यहाँ जो धारा होगा, धारा बट जाएगा, I1, I2 और I3 में बटेगा। क्लियर? लेकिन रास्ता बदल रहा है। इससे पहले हम बताएं, इस पहले वाला वीडियो में, कि अगर रास्ता बदलता है तो विभव का मान नहीं बदलता है। विभव का मान नहीं बदलता है, धारा का मान जो है बदल जाता है। यानी कि धारा जो हो जाता है, धारा वो होता है नियत, और नियत हो जाता है। कैसा होता है? और नियत। लेकिन विभव को बात करें तो विभव जो होता है नियत रहता है। विभव का मान नहीं बदलता है, क्योंकि रास्ता जो है बदल रहा है। ठीक है, रास्ता बदल रहा है। अब पानी तो सभे पास करे जाएगा, ऐसा थोड़ी पाइप जो है पानी को खा जाएगा। पानी तो जाएगा ही। जैसे 10 लीटर भेजे ना, जैसे 5 लीटर भेजे, तो पानी तो निकलेगा, पानी सभे निकलेगा। क्लियर है? पानी बाहर जाकर फिर 5 लीटर निकले, तो दोनों के बीच, पूरे के बीच विभव जो होगा कितना होगा? V, नहीं बदलेगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो हम लिखते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम में जुड़ा है, जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर जब I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I धारा प्रवाहित करने पर वह क्रमिक रूप में I1, I2 व I3 हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रमिक रूप में बढ़ जाता है। कुछ करंट इसमें चल जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। जैसे यहाँ पर पानी गया था, कुछ पानी इससे गया, कुछ पानी इससे गया, कुछ पानी इससे गया। क्लियर है? लेकिन पानी तो गया नहीं। तो ये है। अब देखो, अब अगर हम ओम के नियम से लिखना चाहें, अतः इसमें क्या होता है, ये लिख देते हैं, विभव इस परिपथ में विभव नियत रहता है। क्लियर? अतः लिखते हैं, अतः ओम के नियम से। तो ओम के नियम फिर क्या होता है? V बराबर I इंटू R। पीछे ही बता चुके हैं, फॉर्मूला आया था। तो अगर हम प्रथम प्रतिरोध के लिए लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? प्रथम प्रतिरोध के लिए लिखते हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए यहां से हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला किसका? I का, क्योंकि जरूरी पड़ेगा। तो ये बाय में चल जाएगा, नहीं V बटा क्या होगा? R। क्या निकल गया?
फॉर्मूला V बटा, एक मिनट, अब यहां से अगर हम निकालना चाहें किसका I का वैल्यू, तो क्या होगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बटा R। क्लियर है? तो इसमें इनटू में है तो बाय में चल गया ये प्रथम प्रतिरोध के लिए। तो प्रथम प्रतिरोध बउआ ये है कि नहीं? तो इसमें करंट कितना गया है, कितना धारा गया है? तो इसमें गया है I1। तो क्या होगा यहाँ पर I1 इक्वल टू, अब क्या V बटा R, विभव कितना है? विभव तो सब के लिए कितना है, V है, क्योंकि नियत है। तो V बटा प्रथम प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा R1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, ये वाला तो मिटाई देते हैं। अब हम लिखते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो दूसरा प्रतिरोध कौन है बउआ? दूसरा प्रतिरोध ई बा नहीं है ये। तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले धारा। तो इसमें करंट कितना गया है? तो इसमें गया है I2। तो लिखेंगे I2 इक्वल टू, विभव तो VA होगा। अब दूसरा की बात करें, दूसरा प्रतिरोध है ना R, मतलब दूसरा रेसिस्टेंस यानी कि R2। समीकरण 2 तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, तीसरा प्रतिरोध ये है। तो इसमें धारा कितना गया है, I3 गया है। तो यहाँ पर होगा I3 और क्या होगा V बटा R का 3, समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सभी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 अब प्लस 3 से दिक्कत है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर का इधर जुड़ेगा, उधर का उधर जुड़ेगा। इधर कितना है, I1 है, I1 प्लस I2 अब प्लस I3 इक्वल टू, इधर क्या है, V बटा R1 है। तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक है? अब देखो, इसे V कॉमन कर लो। क्या करते हैं, V को कॉमन। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, V कॉमन करते हैं तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समीकरण 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 4। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल था। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। चलिए, तो बालक अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अब हम फिर चाहते हैं क्या कि एगो ऐसा प्रतिरोध आए जो तीनों को बदला अकेले काम करे। ये जगह भी ले रहा है, कॉस्टली आएगा, महंगा आएगा, है ना? तो हम चाहते हैं एगो ऐसा आए जो अकेले काम करे, अकेले वर्क करे। तो उसको क्या बोलेंगे, तुल्य। तो हमको चाहे तुल्य परिपथ। जैसे मान लो कि ये रूम है, इस रूम को हमको पेंट करवाना है। क्या करवाना है, पेंट, प्लास्टर करवा के पेंट करवाना है। तो बोला कि 10 गो मजदूर लगेगा। कितना, 10 गो। अब बोला 4-5 दिन लगेगा। अब बताओ 10 मजदूर इसमें काम करने आएगा तो जगह भी तो लेगा ना, जगह भी लेगा और दिक्कत भी होगा, काफी ज्यादा दिक्कत होगा, रुपया भी ज्यादा लग जाएगा, नहीं लगेगा? तो हम बात किए दोसर से। ठीक है? किससे बात की, दोसर। तो क्या बोला, दोसर से हम बात किए, जब हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना आए जो अकेले काम को कर दे। ठीक है? 2-3 दिनों में अकेले काम को कर दे। तो उस 10 क्या कहलाएगा, वो अकेले तुल्य कहलाएगा। मतलब 10 के बराबर ये अकेला काम कर रहा है। क्लियर? तो वही हम चाहते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध। ये तीनों मिल करके इस बैटरी को झेल रहा है। हम चाहते हैं वैसा प्रतिरोध आए जो अकेले इस बैटरी को झेले। तो तुल्य परिपथ। तो इसका क्या लाना पड़ेगा, तुल्य। तो लिखते हैं यहाँ पर तुल्य परिपथ। तो तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो ये रहा रेसिस्टेंस। ठीक है? तो ये जो होगा R तुल्य होगा और इक्विवेलेंट, और ये बैटरी लगा हुआ था यहाँ पर इस तरह से। ठीक है? और यहाँ पर है क्या, स्विच, कुंजी, और यहाँ पर ये तीनों किसके बीच में जुड़ा था, मान लेते हैं VA है और VB है। क्लियर है? कितना, VA और VB। नियत है, क्या है, नियत बराबर। तो ये जो तीनों जुड़ल था किसके बीच में है, B के बीच में। तो यहाँ भी जुड़ेगा VA के बीच में। क्लियर है?
इसके बीच में जुड़ेगा। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा धारा, यहाँ जाएगा धारा। अब ये जो धारा है आई, यहाँ से धारा भेजे थे आई, यहाँ तक गया आई, यहाँ की जाने के बाद चेंज हुआ है I1 I2 I3 में बट गया है। तो यहाँ पर धारा जो करंट का मान होगा आई किसके बराबर होगा, I1 I2 और I3 के बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा, तो I1 I2 और I3 के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। क्लियर है ये इस कंडीशन। तो यहाँ से अगर हम ओम का नियम लगाना चाहें इसमें तो क्या होगा, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है बताओ, फॉर्मूला आया था क्या, I बराबर V बटा R। तो I धारा कितना है, I है कितना, किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V भाव कितना है, V है, R कितना है, तुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब लिखते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना, V बटा R इक्विवेलेंट, और इधर कितना V 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये रहा 3 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें देखो क्या लॉजिक क्या, अब आपके पास है 2 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध है, 2 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध है। आप क्या चाहते हो कि एक ऐसा प्रतिरोध आए, जैसे चाहते हो कि 1 ओम का प्रतिरोध आए, इस दोनों से 1 ओम का प्रतिरोध हमको मिले, मतलब कि धारा के मार्ग में कम, जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ही धारा के मार्ग में कम रुकावट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो 2 ओम के पास आपके पास प्रतिरोध है, आप चाहते हो क्या हो, तो 1 ओम का बन जाए। तो इसलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको समांतर क्रम में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखो 1 ओम को लाते हैं, तो समांतर क्रम क्या है, 1/R इक्विवेलेंट है, 1 क्या होगा 2 1/2 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम लेंगे कितना होगा 1 प्लस 1/2, तो कितना होगा 2/2, कट जाएगा 1 बारी में, तो कितना आया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 आया। इसको चेंज करेंगे, अब तो चेंज करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1 ओम आया कि नहीं। तो चाहते हो कम प्रतिरोध लाने के लिए तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और चाहते हो कि ज्यादा प्रतिरोध मिले, मतलब 2 ओम और 2 ओम के पास आपके पास है प्रतिरोध है ना, आप चाहते हो ज्यादा प्रतिरोध मिले तो क्या करो, इसको समांतर क्रम में जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना 4 ओम आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा n प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, इसमें n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, तो n प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। तो ये हो जाएगा n प्रतिरोधों के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए झींगा, करेला, कद्दुआ और बोरा का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।